बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 अप्रैल है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि कंट्रोल टावर के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की और उनके 3 वफाकी वज़रा की मफ़ाहमत की आखिरी कोशिश क्यों नाकाम हुई, नाकामी की वजूहात क्या बनी, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के जो सरबराह हैं अरसलान खालिद, उनके घर पे छापा क्यों मारा गया, इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन हमारी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ वज़रा पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी किसने लगाई है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इस पाबंदी का इतलाक़ इमरान ख़ान साहब पर भी होगा, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी खबर से। नाज़रीन कल की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाने के बाद आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ भी पहुँचे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी भी पहुँचे हैं। ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के जो कागजात हैं, जो नॉमिनेशन पेपर हैं, वो जमा करवा दिए हैं और उनके साथ साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह और नवीद कमर के भी कागजात नॉमिनेशन वज़ारत उज़्मा के हवाले से जमा करवा दिए गए हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया गया है। ना सिर्फ उम्मीदवार नामज़द किया गया है बल्कि उनके नॉमिनेशन पेपर भी कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए हैं। आज नाज़रीन शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए ख़ुद जो है वो तशरीफ़ लाए थे। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप नए वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और आप नए वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे, आपके पास अक्सरियत है, लेकिन ये बताएं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो आपके केसेस हैं, नैब के केसेस, आपके भाई के केसेस हैं, उन केसेस का क्या बनेगा। तो शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी के सवाल का ये जवाब दिया कि जो भी केसेस हैं हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़, मेरे भाई या मेरी भतीजी या मेरे बेटों के ख़िलाफ़, कानून के मुताबिक वो केसेस जो जिन मुतल्लिक़ा अदालतों में है वहाँ पे देखे जाएंगे और अदालतें अपने फ़ैसले देने के हवाले से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो जाएंगे, अपना हल्फ़ उठा लेंगे और वफाकी काबीना की तश्कील भी दे देंगे, तो उसके बाद साबका दौरे हुकूमत में जो नवंबर 2021 में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके ज़रिए जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखे हुए हैं, ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ज़रा ये बताते हैं कि 4 माह की इसकी लाइफ थी। नवंबर में जारी किया गया था, फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में इसे रिन्यूअल के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाना था, लेकिन साबका हुकूमत की जानिब से इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को रिन्यूअल के लिए पेश नहीं किया गया। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि नई हुकूमत जब तश्कील पा जाएगी तो नई हुकूमत की जानिब से या तो इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को इसकी तजदीद नहीं की जाएगी, इसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, और यह हो सकता है कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने के हवाले से भी कौमी असम्बली में जो है कोई रेजोल्यूशन जो है पेश की जाए। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उन्हें मौका दिया जाएगा कि नई हुकूमत के तश्कील पाने के बाद, नई वफाकी काबीना के आने के बाद वो या तो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएँ, लेकिन अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर जब ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाएगा तो फिर चेयरमैन नैब को अपना जो ऑफिस है वो खाली करना ही करना होगा। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नई जो हुकूमत बनेगी वो जो अपोजिशन लीडर होगा, गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, उनके साथ मुशावरत करके नए चेयरमैन की तैनाती के मामले पर मुज़ाकरात करेगी, निगोसिएशन करेगी और किसी साबिक़ ब्यूरोक्रेट को या साबिक़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को जो है वो चेयरमैन नैब लगाया जाएगा और एक ऐसा बंदा लगाया जाएगा जिससे मुतल्लिक़ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई आम बंदा हो, उस शख्सियत के ऊपर कोई उंगली या सवाल ना उठा सके कि यह बंदा जानिबदार है और ये बंदा गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार है। तो ये तो नाज़रीन ज़रा बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब की जो है वो तब्दीली हो सकती है नए हुकूमत की तश्कील पाने के बाद। और इसी के साथ साथ नाज़रीन इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा का मनसब तो इमरान ख़ान साहब खो बैठे हैं, लेकिन इसके बाद अगली डेवलपमेंट ये हो सकती है कि सेनेट के ऐवान में भी एक बड़ा ओहदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में खोने जा रही है। नाज़रीन होता ये है कि जब जिस भी पार्टी का वज़ीर आज़म होता है उसी पार्टी का कायदे-ए-वान जो है वो सेनेट में जो है मुंतखब करवाया जाता है। इससे पहले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो कायदे-ए-वान जो सेनेट में थे वो डॉक्टर शहजाद वसीम साहब थे। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो सेनेट का जो कायदे-ए-वान होगा वो मुस्तमिक नवाज़ का आएगा
और इसके साथ साथ नाज़रीन बताया जा रहा है कि सादिक संजरानी के खिलाफ जो अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। इंतज़ार किया जाएगा अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद कि सादिक संजरानी रिज़ाइन कर जाएँ, लेकिन अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो नंबर गेम ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के पास पूरी है। और वैसे भी अगर हम खुद भी नंबर गेम का जायज़ा लें तो इस वक्त जो अपोजिशन है उनके पास 53-54 जो है वो सेनेटर मौजूद हैं। तो इस सूरत में ये बताया जा रहा है कि सादिक संजरानी को हटाकर जो है पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाएगा और जो नायब डिप्टी अपना डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उसमें से किसी शख्स को डिप्टी चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया जाएगा। और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा होगा सेनेट में वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी जो पहली खबर है, बल्कि जो दूसरी खबर है उस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान के साबिक़ वफाकी वज़रा और जो साबिक़ा हुकूमत के साथ सरकारी शख्सियात मुंसलिक रही हैं उनके बैरून मुल्क जाने पर किस तरीके से पाबंदी लगाई है। नाज़रीन आज के हमारे दो जो सोर्सेस के खबर सामने आई है, दोनों सहाफ़ी दोस्त हैं, अपना बिलाल गौरी साहब और साले मुगल की ये खबर है जिसमें ये कहा गया है कि FIA की जानिब से तमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पाकिस्तान के वहाँ पर जो FIA का अमला तैनात होता है इमिग्रेशन का, उन्हें यह डायरेक्शन जारी की गई है कि जब तक नई हुकूमत तश्कील नहीं पा जाती जितनी भी नुमायाँ सियासी शख्सियात हैं या वो सियासी सरकारी अफसरान जो साबिक़ा हुकूमत के साथ मुंसलिक रहे हैं उनका नाम जो है वो मुतनाज़ा अमूर में आता रहा है, ऐसी किसी भी सियासी शख्सियत या सरकारी शख्सियत को बैरून मुल्क जो है वो तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक वो शख्सियत जो हैं हुकूमत से NOC लेके नहीं आते। जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आएगा उन लोगों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने अपने तई मज़ीद सोर्सेस से जानने की कोशिश की कि क्या इस पाबंदी का इतलाक़ जो है वो वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर इमरान खान पर भी होगा। तो ज़राए ने बताया कि इमरान खान अगर जाते हैं तो उनके बैरून मुल्क जाने पर कोई कदगन नहीं होगी, वो बैरून मुल्क जाएंगे तो बहुत सारे हल्के जो हैं उस पर खुशी का इज़हार करेंगे, क्योंकि खान साहब ने जब वो वज़ारत उस्मा में थे उन्होंने कहा था कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है और वो कामयाब होती है तो मैं अपोजिशन में जाके ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो नए अहकामात जो है वो FIA की जानिब से FIA के हेड की जानिब से जारी किए गए हैं, इसमें ये कहा गया है कि जो अहकामात हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई भी सियासी शख्सियत जिसका साबिक़ा हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रहा है, कोई भी सरकारी शख्सियत जो डिस्प्यूटर रह चुकी है साबिक़ा हुकूमत में, जब तक वो NOC लेकर नहीं आएगी उसे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इन अहकामात पर सख्ती के साथ जो अमल दरामद है वो उसे यकीनी बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अरसलान खालिद साहब के घर पे क्यों छापा मारा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि देखें अरसलान खालिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के हेड थे, उन पे घर पे किसने छापा मारा, वहाँ से कंप्यूटर निकाल के ले गए। वैसे शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो आया है, जो ट्वीट आया है, वो भी बड़ा जो है वो एक उस पर भी मैं बात करूँगा कि वो किस तरीके से उन्होंने क्या मायनी खेज़ किस्म की बातें की हैं, मतलब अपने खिलाफ ही वो ट्वीट कर रहे थे, बज़ाहिर ऐसा लगता है। तो नाज़रीन खबर ये है कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई और अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने के बाद 28 मार्च के बाद जब और 31 मार्च के बाद जब वोटिंग का दिन मुकर्रर हो गया तो बनी गाला में जो डेवलपमेंट होती रही, रात गए तक 1 बजे तक 2 बजे तक कंट्रोल टावर के लोगों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ जो मुलाकातें खान साहब की होती रहीं, और फिर वो लोग जिस तरह से खबर सामने आई कि अपोजिशन के पास गए लेकिन अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने से इनकार कर दिया और वापस आके उन लोगों की जानिब से, उन बड़ी शख्सियात की जानिब से इमरान खान साहब को बता दिया कि अपोजिशन नहीं मान रही, वो आपके साथ किसी किस्म की मुफावत नहीं करना चाहती। लेकिन खान साहब ने मीडिया पर आकर ये बयान दिया था कि मुझे 3 ऑप्शन जो है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए हैं। एक ही ऑप्शन दिया गया है कि आप रिज़ाइन कर दें, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कबल इंतखाबात का ऐलान कर दें, और तीसरा ऑप्शन मुझे ये दिया गया कि अदम एतमाद को फेस करें। ये जो नाज़रीन खान साहब का बयान आया, इसकी तरदीद जो है वो बाकायदा तौर पर अपना अस्करी हलकों की जानिब से की गई, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई। और अब ये बताया गया है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पर कल वोटिंग होना थी तो हफ्ते के रोज़ जो है 3 वफाकी वज़रा, जिसमें नाम बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब जो हैं वो जाके मिले हैं रावलपिंडी में, और उनसे ये कहा है कि अगर हमें यकीन दहानी मिल जाती है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तो इमरान खान साहब जो है वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ सोशल मीडिया पे तो ये भी चलता रहा कि खान साहब ने NRO मांगा है कि मैं अगर रिज़ाइन करता हूँ तो मुझे कबल वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई जाए, और ये भी यकीन दहानी करवाई जाए कि मेरे ख़िलाफ़ और मेरे कैबिनेट के लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात का इंदराज नहीं किया जाएगा।
लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जो BBC की खबर है कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर पहुँचे हैं, हेलीकॉप्टर तो हमने देखे हैं, लेकिन ये जो BBC ने खबर दी है कि वहाँ पे जाके यरगमाल बना लिया गया और पौने घंटे की मुलाकात हुई, नाखुशगवार हालात में मुलाकात हुई, बड़ी सख्त मुलाकात थी, इस खबर की तो अब DG ISPR ने बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी है। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि ये NRO मांगा गया और इसी तरीके से मांगा गया कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस ना बनाए जाएं, हम रिज़ाइन भी दे देते हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि अस्करी हलकों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जवाब दे दिया गया कि हमारी जो पोजीशन है, जो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, वो न्यूट्रल की है, हम गैर जानिबदार रहेंगे। आपका सियासी मामला है, सियासी जमातों के साथ मामला है, आप जाने और वो जाने, हम इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी सियासी मामले में ख़ुद को इंगेज नहीं करेंगे। ज़रा ये भी बताते हैं कि हो सकता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस जो मुफाहमत के लिए गए थे वफाकी वज़रा, इसे एक्सेप्ट कर लेते, अपोजिशन के साथ भी बात करते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुफाहमत की कोशिश को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि इससे पहले जब इमरान खान साहब ने उन्हें बुलाया था कि उनकी अपोजिशन के साथ मुफाहमत करवाई जाए, लेकिन हमने अपने डोमेन से बाहर जाते हुए इनके लिए कोशिश की, अपोजिशन के साथ बात की, लेकिन उल्टा उसके बाद फिर ब्लेम हमें दिया गया, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया कि हमने इमरान खान को जो है 3 ऑप्शन दिए हैं। तो उस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए कि पहले हम गए थे तो हम पर क्या इल्ज़ाम लगा था, अब की बार अगर कोई कोशिश करेंगे मुफाहमत की तो फिर हमारे ऊपर, अगर वो कोशिश नाकाम होती है तो खान साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। अब जो अरसलान खालिद साहब की खबर है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वो नाज़रीन खबर ये है कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और उसके बाद जब 31 मार्च का दिन आया, वोटिंग का दिन मुकर्रर कर दिया गया, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और DG ISI नदीम अंजम साहब के ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलाई गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जानिब से चलाई गई। अज़हर मुशवानी ने ट्वीट किया और भी बहुत सारे PTI के लोगों की जानिब से ट्वीट किया गया और यहाँ तक कहा गया कि ये जो कैंपेन है कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, हमें इसे जारी रखना चाहिए, ये तसलसल नहीं टूटना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया से उन तमाम ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अज़हर मुशवानी ने भी अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन ये जो ट्वीट्स की गई जिसमें DG ISI को बदनाम किया गया, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट की गई, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ट्वीट की गई, इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट बनाकर इमरान खान साहब को पेश की गई कि ये आपकी पार्टी के फ़लाँ लोग हैं और फ़लाँ बंदे के कहने के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो मुल्क के दिफाई इदारे हैं, जो मुल्क की कौमी सलामती के इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मज़मूम कैंपेन चलाई गई, आपकी पार्टी के लोगों की जानिब से, उनके सरबराहान की जानिब से चलाई गई। तो उसमें बहुत सारे नाम नॉमिनेट किए गए थे। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो अरसलान खालिद के घर छापा हुआ है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसमें अरसलान खालिद का नाम भी था, ये ज़रा दावा कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हमने जो शहबाज गिल साहब की ट्वीट देखी है, जिसमें शहबाज गिल कहते हैं कि मैंने एक दिन पहले जो है वो अरसलान इफ्तिखार को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था और जिस कंप्यूटर को, जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वहाँ पे छापा मार के, रेड मार के लेके गए हैं, शहबाज गिल कहते हैं उसमें प्रोफेशनल काम के अलावा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ऑफिशियली वर्क किया गया है। इससे नाज़रीन क्या तासुर मिलता है? इससे तासुर ये मिलता है कि अगर कुछ नेगेटिविटी हो रही थी और जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे जिस कंप्यूटर, जिस लैपटॉप के ज़रिए की जा रही थी, वो वहाँ पे नहीं रखा गया था। मतलब इस तरह का आप बयान देते हैं जिससे आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, उसके मीनिंग तब्दील हो जाते हैं, तो इससे फिर लोग क्या तासुर लेंगे। लेकिन बहरहाल जो खबरें आज की हमारी थी वो आपके साथ हमने शेयर करनी है। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल किस तरीके से साबका चीफ जस्टिस साहबान पर बाजी ले गए हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब पर बाजी ले गए हैं और उनकी बल्ले बल्ले कैसी हो रही है, उनके डंके कैसे बज रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ जब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे, हलफ उठाएंगे, तो पहला फ़ैसला क्या करेंगे, वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।